सभी जानते थे कि पिल टावर ने अपने लिए एक विनाश किया था। उन्होंने मार्शल हेवन अलायंस के नियमों को नजरअंदाज करते हुए अपने स्वार्थी इच्छाओं के लिए 4 एंशिएंट नेशंस के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया था और फिर जानबूझकर दूसरों को बदनाम भी किया था। इसने पिल वैली की छवि को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया। यह जानना जरूरी था कि कम से कम सतह पर पिल वैली को हमेशा एक तटस्थ उपस्थिति बनाए रखनी थी। उन्होंने कभी भी बड़े संप्रदायों के विवादों में सीधे हस्तक्षेप नहीं किया। उन्होंने विवादों को तटस्थ मध्यस्थों के रूप में हल किया, केवल दूसरों को उनकी समस्याओं को हल करने में मदद करते थे। लेकिन इस बार पिल टावर बहुत आगे निकल गया था और वे पकड़े गए थे। मार्शल हेवन अलायंस शायद अपना क्रोधित पक्ष दिखाने वाला था। यह निश्चित रूप से हुयू सेक्ट की ओर से बदनामी है। मैंने बहुत पहले सुना है कि उनका उस अपराधी राघव के साथ संबंध है। कोई और इस तरह की नकली खबर इतनी जल्दी नहीं फैला सकता। हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के वाइस सेक्ट मास्टर बिलाल ने कहा। बिलाल को सच में बोलना आता था। इसे पहले नकली खबर कहकर उसने तुरंत हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट को पिल टावर के करीब खींच लिया। लेकिन यह फैजल की चिंता को शांत नहीं कर सका। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका सिर फटने वाला है। उसे यह भी नहीं पता था कि क्या करना है और डर उसके दिल में रेंगने लगा। सब लोग, पिल वैली ने मुझे वापस लौटने का आदेश दिया है, इसलिए मुझे जाना होगा। फैजल ने आह भरी और अपने चेहरे को मोटा किया। तो हम क्या करें? सब हक्के बक्के रह गए। वे केवल शक्ति प्रदर्शन के रूप में उसके लिए इकट्ठा हुए थे। तुम जैसा चाहो कर सकते हो। ये कहने के बाद फैजल गायब हो गया। क्या? सब एक दूसरे को खाली नजर से देखने लगे। मेजबान भाग गया था, इसलिए यहां रुकना अब व्यर्थ था। भले ही राघव ग्रैंड एक्साइज से खुलेआम बाहर निकल जाता, क्या वे उसे छूने की हिम्मत करते? उनके पास क्या कारण था? यह फोटोग्राफिक जेड उनके चेहरे पर एक सर्वोच्च थप्पड़ था। राघव पीड़ित था, जबकि पिल टावर धमकाने वाला था जिसकी योजना विफल हो गई थी। भले ही उन्हें सच्चाई नहीं पता थी, लेकिन उन्हें शायद अंधा होने के लिए कोसा जाने वाला था। अब वे सभी ऐसे मूर्ख बन गए थे जिन्होंने निराधार आरोप लगाए। उन्होंने आंख मूंद कर पिल टावर की चापलूसी की थी और एक अच्छे व्यक्ति को बदनाम किया था। खैर, हालांकि राघव को ठीक ठीक अच्छा व्यक्ति नहीं कहा जा सकता था। ये एक तथ्य था कि वे सभी हंसी का पात्र बन गए थे। सब लोग अपने काम में लग सकते हैं। मेरे संप्रदाय में कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे संभालना है, इसलिए मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मुझे याद है, मेरे संप्रदाय के शिष्य परीक्षण शुरू होने वाले हैं। मुझे भी जाना होगा। एक पल की हक्का बक्का चुप्पी के बाद वे बिखरने लगे। कुछ जल्दी से ग्रैंड एक्साइज सिटी की ओर भागे ताकि अपने शिष्यों को सामान पैक करने की सूचना दे सके। वहां और समय या पैसा बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं थी। उनमें से ज्यादातर चले गए, लेकिन एक समूह था जो नहीं गया। वे एंशिएंट रेसेस के लोग थे। उन्हें धार्मिक पद की कोई परवाह नहीं थी। वे बस राघव के साथ अपना कर्ज निपटाना चाहते थे। राघव के पास चाहे जो भी कारण हो, जिसने भी उनके शिष्यों को मारा था, उसे खून से भुगतान करना होगा। वे मार्शल हेवन अलायंस से नहीं डरते थे। उनका एंशिएंट रेस अलायंस भी शक्तिशाली था और राघव ने उनकी 3 रेसेस के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली को मार डाला था। एंशिएंट रेसेस इस गुस्से को निगलेंगे नहीं। दूसरी ओर, पिल टावर के लोगों के जाने के तथ्य ने उन्हें खुश कर दिया। अब राघव के लिए उनसे लड़ने वाला कोई नहीं था। अन्यथा, अगर राघव पिल टावर के हाथों में जाता तो वे उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मार पाते। हालांकि उन्होंने पहले ही चर्चा कर ली थी और तय कर लिया था कि राघव का सिर एंशिएंट रेसेस को भेजा जाएगा, लेकिन उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मारना अभी भी उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता। एंशिएंट रेसेस के मूर्खों, क्या तुम अभी भी दफा नहीं हो रहे हो? तुम्हारी मां तुम्हें घर वापस खाने के लिए बुला रही है। ठीक इसी क्षण एक युवक ने शहर के द्वारों के ऊपर से उनकी दिशा में चिल्लाया, उस बुरी मुस्कान और आलसी ढंग के साथ जो ऐसा लग रहा था कि उसे पीटने की जरूरत है। वो राघव के अलावा और कौन हो सकता था? राघव बहुत ताजा महसूस कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, इस मामले को वेद शर्मा पर छोड़ना सही फैसला था।
उसने अनुमान लगाया कि फैजल के मन में खुद को मारने की भी इच्छा पैदा हो गई होगी। राघव ने उन लोगों से कुछ नहीं कहा जो उसे बदनाम कर रहे थे, ताकि उन्हें हंगामा करने के लिए और समय मिल सके। वे जितना बड़ा हंगामा करते उतना ही बेहतर था। और पिल टावर ने उसे निराश नहीं किया था। उन्होंने ऐसा उथल पुथल मचाया था कि स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे, जैसे उन्हें डर था कि लोगों को इस मामले के बारे में पता नहीं चलेगा। अब उन्होंने ये कर दिया था। ये थप्पड़ बिल्कुल गूंजता हुआ था। न केवल पिल टावर बल्कि उसके कुत्ते भी हक्के बक्के रह गए थे। उसे ऐसा संतोषजनक काम किए हुए बहुत समय हो गया था। राघव, तुम छोटे बदमाश, अगर तुम्हें जरा भी हिम्मत है तो अभी बाहर आओ। एलिफेंट रेस के बुजुर्ग दहाड़े राघव को देखकर उनकी किलिंग इंटेंट चरम पर पहुंच गई। अपने मरे हुए शिष्य और अपने एंसेस्ट्रल आइटम के छीन लिए जाने के बारे में सोचते हुए वो लगभग खुद को अंदर चार्ज करने से रोक नहीं पाया। मूर्ख, बेशक मुझ में हिम्मत है, मैं एक मानव कल्टिवेटर हूं। अगर मुझ में हिम्मत नहीं होती तो मैं तुम्हें हाइब्रिड कैसे बना पाता? राघव ने व्यंग्य किया। इस मूर्ख के लिए इस तरह का दयनीय भड़काऊ व्यवहार करना, क्या वो उसे तुच्छ समझ रहा था? मौत को दावत दे रहा है। एंशिएंट रेसेस के विशेषज्ञ क्रोधित हो गए। वे बस हमला करने वाले थे जब ग्रैंड एक्साइज सिटी की सभी इमारतें चमकने लगी और अनगिनत रून्स चारों ओर घूमने लगे। एक भयानक दबाव आकाश को हिला रहा था। शहर की सुरक्षा संरचना वास्तव में सक्रिय हो गई थी। उसी समय एक चीख गूंज उठी। ग्रैंड एक्साई के क्षेत्र के भीतर हमला करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को निर्दयी ढंग से नष्ट कर दिया जाएगा। ये शक्तिशाली और दबंग आवाज शाही शहर से आई थी। ये ग्रैंड एक्साई के सम्राट अभिषेक की आवाज थी। हाथी जाति के विशेषज्ञ ने तंज किया। एक मामूली प्राचीन राष्ट्र मेरे प्राचीन जाति गठबंधन के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है। ये मत सोचो कि हम पिल टावर हैं। मेरे प्राचीन जातियों के कदमों को कोई नहीं रोक सकता। कितना शोर है। मेरे वाइन गॉड पैलेस के स्थान पर इतना उच्छृंखल, अनब्रिडल्ड होने की हिम्मत कौन करता है? ठीक इसी क्षण ग्रैंड एक्साइज सिटी के भीतर से एक ठंडी चीख आई। अंतरिक्ष थोड़ा हिला और राघव के बगल में एक सुंदर महिला दिखाई दी। राघव हैरान था। क्या यह वही महिला कल्टिवेटर नहीं थी जिसने उसे शराब भेजी थी? आमतौर पर वो एक बड़ी बहन की तरह इतनी मिलनसार लगती थी। हालांकि उसने अपनी आभा को जारी नहीं किया था, फिर भी वह किसी तरह एक तेज ब्लेड की तरह लग रही थी जो अपनी म्यान से बाहर आने वाला हो। उसकी आंखों में एक छिपी हुई रोशनी थी जो अविश्वसनीय रूप से बर्फीली थी। तीनों जातियों के नेता हक्के बक्के रह गए। वो वास्तव में एक शक्तिशाली लाइफस्टार विशेषज्ञ थी। यहां तक कि अभिषेक भी हैरान थे। वाइन गॉड पैलेस ने कभी भी बाहरी दुनिया के मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया था। यहां तक कि अगर वह उनसे मदद मांगने जाते तो भी यह बेकार होता। लेकिन अब वाइन गॉड पैलेस राघव के लिए बाहर आने को तैयार था। अभिषेक को यह बेहद अजीब लगा। महिला ने बर्फीले अंदाज में प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को घूरते हुए कहा, वाइन गॉड पैलेस के निवास स्थान का अपमान नहीं किया जा सकता। तुम्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए या मेरे वाइन गॉड पैलेस को अशिष्ट होने और तुम्हें जबरदस्ती निकालने के लिए दोषी मत ठहराना। उनके भाव बिगड़ गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वाइन गॉड पैलेस इस मामले में हस्तक्षेप करेगा। इसके अलावा वे इतने असभ्य थे। प्राचीन जातियों को ग्रैंड एक्साई की परवाह नहीं हो सकती है, लेकिन वे निश्चित रूप से वाइन गॉड पैलेस को कम आंकने की हिम्मत नहीं करेंगे। लेकिन वाइन गॉड पैलेस के इतना असभ्य होने पर अगर वे वास्तव में ऐसे ही चले गए तो क्या वे हंसी का पात्र नहीं बन जाएंगे? ठीक जैसे ही प्राचीन जातियां एक मुश्किल स्थिति में फंस गए थे, ग्रैंड एक्साइज सिटी के बाहर एक बड़ा व्यक्ति शंक्वाकार टोपी पहने हुए था जिसके पीछे एक विशाल चौड़ी तलवार थी जो उदासीनता से देख रहा था। उसकी आकृति बहुत बड़ी और प्रभावशाली थी, लेकिन वह तलवार और भी बड़ी थी और वह एक भारी दबाव डाल रही थी। यह साथी राघव लगता है। उस शरारती मुस्कान का क्या मतलब है? क्या उसमें थोड़ी सी भी रीढ़ नहीं है? बड़े आदमी ने बहुत सिकोड़ी। राघव नहीं जानता था कि कोई उसे चुपके से देख रहा था। पीले चेहरे वाले प्राचीन जाति के विशेषज्ञों को देखते हुए उसने चिल्लाया, जल्दी करो और दफा हो जाओ।
3 दिन में मैं पश्चिमी दर्रे से ग्रैंड एक्साई छोड़ रहा हूं। अगर तुम में हिम्मत है तो आकर मुझसे तब लड़ना। यह कहने के बाद राघव और वह महिला शहर में वापस चले गए। प्राचीन जाति के विशेषज्ञों के भाव बिगड़ गए। हमें क्या करना चाहिए? मैंने सुना है कि यह छोकरा इस तरह झूठ बोलने वाला नहीं है। चलो पश्चिमी दर्रे पर जाकर इंतजार करते हैं। प्राचीन जातियां राघव के चरित्र को बेहद स्पष्ट रूप से जानते थे। उन्होंने पहले ही ईस्टर्न वेस्टलैंड में उसकी जांच शुरू कर दी थी। हालांकि राघव चालाक था। जब उसका खून गर्म होता था तो वह आसानी से कुछ मूर्खतापूर्ण काम कर देता था। लेकिन एक बात निश्चित थी, वो हमेशा अपने वचन पर अटल रहता था। प्राचीन जाति के विशेषज्ञ चले गए। चौड़ी तलवार वाला वो बड़ा आदमी हल्का सा सिर हिलाया और भी गायब हो गया। राघव शाही महल में वापस आया। अभिषेक, सफेद बालों वाले बुजुर्ग, सौरभ, अनुराधा और अन्य सभी उसका इंतजार कर रहे थे। अनुराधा ने चिंतित होकर पूछा, राघव, क्या तुम सच में जा रहे हो? वे स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थे। वाइन गॉड पैलेस पहले ही दिखाई दे चुका था और अनिवार्य रूप से कह चुका था कि वे उसकी रक्षा करेंगे। जाने का यह फैसला अविवेकपूर्ण था। राघव मुस्कुराया, हाँ, मुझे दूसरों के पास शरण लेनी पसंद नहीं है, चाहे वह ग्रैंड एक्साई हो या वाइन गॉड पैलेस। वे केवल कुछ समय के लिए मेरी रक्षा कर सकते हैं, वे जीवन भर मेरी रक्षा नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर मैं विशेषज्ञों द्वारा सुरक्षित हूं तो मुझे अपनी प्रेरणा खोने का डर है। मेरे पास बहुत सी चीजें हैं जो मुझे करनी है और मेरे सामने ये परीक्षा खुद को मजबूत करने का एक तरीका मात्र है। अगर मुझ में खुद को मजबूत करने की हिम्मत भी नहीं है तो मैं अपनी भविष्य की चुनौतियों का सामना कैसे करूंगा? इसलिए आज से 3 दिन बाद मैं निकल जाऊंगा। मैं तुरंत नहीं जा रहा हूं। इसका कारण आप सभी को अलविदा कहना है। सौरभ ने कहा, भाई राघव। राघव ने सौरभ के कंधे पर हाथ फेरा। भाई एक्साई, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। मेरा मन बदलने की कोशिश मत करो। तुमने अपना अदम्य मार्ग फिर से खोज लिया है, लेकिन जहां तक मेरी बात है, मुझे अपनी यात्रा जारी रखनी है। दुखी मत होना, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं मेरा नाम निश्चित रूप से आकाश को हिला देगा और पूरे मध्य मैदानों में फैलेगा। बिछड़ना या न बिछड़ना अंतरिक्ष और समय की एक अवधारणा से अधिक कुछ नहीं है। हम आत्मा में करीब रहेंगे, वास्तव में साथ होना महत्वपूर्ण नहीं है। सौरभ भी एक खुले विचारों वाला और आशावादी व्यक्ति था। ठीक है, तो आज रात हम नशे में धुत होने तक पिएंगे। मैं इसे तुम्हारी अभ्यास में मदद मानूंगा। उसी दिन शाही महल में एक बड़ा भोज आयोजित किया गया, लेकिन इस भोज के दौरान अनुराधा नशे में धुत हो गई और वह राघव को पकड़कर हंसती और रोती रही, जिससे राघव थोड़ा परेशान हो गया। मूल रूप से उसे इस हठी लड़की के लिए कुछ नापसंदगी थी, लेकिन बाद में उसने उसके मनमानी चरित्र के पीछे उसका दयालु और शुद्ध पक्ष देखा था। वह जानता था कि उसके लिए उसके मन में भावनाएं थी, लेकिन इस तरह की भावनाएं बहुत जटिल थी। कोई भी निश्चित नहीं हो सकता था कि यह वास्तव में प्यार था। आखिरकार अनुराधा ने एक बार अपनी सभी भावनाएं शिवांश को सौंप दी थी। बाद में राघव दिखाई दिया था और उसकी भावनाएं सूक्ष्म रूप से बदल गई थी। उसने राघव के साथ रहना पसंद किया था, लेकिन यह बहुत संभव था कि यह सिर्फ एक युवा महिला की किसी नई चीज में जिज्ञासा थी, या शायद मजबूत के लिए एक तरह की पूजा। वो सच्चा प्यार नहीं था। जहां तक राघव की बात है, उसने उसे शुरुआत से ही एक छोटी बहन के रूप में देखा था और रोमांटिक भावनाओं के बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन अब जब वे बिछड़ने वाले थे तो वो थोड़ा अनिच्छुक था। 4 प्राचीन राष्ट्र खेती की दुनिया से बाहर थे। वे एक साफ तालाब की तरह थे और राघव केवल कुछ दिन ही उसमें रह पाया था, इससे पहले कि उसे कीचड़ में लौटना पड़ता जो अनंत खतरों से भरा था। अलग अलग रास्तों पर चलना वास्तव में एक भावुक बात थी। राघव को यह भी याद नहीं था कि वह कब नशे में धुत हो गया। उसे यह भी याद नहीं था कि उसे दूसरों ने उठाया था। वाइन गॉड पैलेस की शराब वास्तव में शक्तिशाली थी और व्यावहारिक रूप से ग्रैंड एक्साई की कनिष्ठ पीढ़ी के सभी शिष्य गिर गए थे। अगली सुबह राघव सौरभ से मिलने गया। उसने सीखा कि सौरभ को पहले ही महल में बुलाया जा चुका था।
और सेवक ने राघव को बताया कि सभी उसका इंतजार कर रहे थे। राघव ने जल्दबाजी में भाग कर गया और उसने अभिषेक और अन्य को पहले से ही उपस्थित देखा। मेज पर एक जानवर की खाल थी। जानवर की खाल के ऊपर अमर पात्रों में 2 अक्षर लिखे थे, काशिफ। इस क्षण सभी जटिल भावों के साथ जानवर की खाल को देख रहे थे। जानवर की खाल पर खून के धब्बे लगे थे और वे चौंकाने वाले उतार चढ़ाव दे रहे थे। वह एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ का सार रक्त, एसेंस ब्लड था। राघव हैरान था। यह कोई साधारण सार रक्त भी नहीं था। इसमें उनकी मृत्यु से पहले एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ की सभी शिकायतें थी। राघव को आते देखकर अभिषेक ने कहा, ग्रैंड हा की राजधानी को किसी ने जलाकर राख कर दिया। 2 लाइफ स्टार विशेषज्ञों को छोड़कर ग्रैंड हा के शाही परिवार के बाकी सभी काट दिए गए। क्या? अब राघव वास्तव में चौंक गया। ग्रैंड हा के साथ ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? ग्रैंडचू, ये असंभव था। अगर उन्हें ऐसा करना भी होता तो वे ग्रैंड एक्साई के साथ मिलकर करते। इसके अलावा उन्होंने चुपके से पिल टावर से भुगतान प्राप्त किया था। उनके पास ग्रैंड हा को सीधे इस तरह निशाना बनाने का कोई कारण नहीं था। मानो राघव के विचारों को देख रहा हो। अभिषेक ने कहा, यह ग्रैंडजू या ग्रैंडचू द्वारा नहीं किया गया था। यह मेरे ग्रैंड एक्साई की एक शाखा के एक विशेषज्ञ द्वारा किया गया था। मूल रूप से मुझे लगा था कि यह शाखा पहले ही मर चुकी है। मैंने नहीं सोचा था कि वे अब दिखाई देंगे। अभिषेक ने आह भरी। उन्होंने राघव को ग्रैंड एक्साई के रहस्यों में से एक बताया। हजारों साल पहले ग्रैंड एक्साई टूट गया था और एक्साई परिवार की एक शाखा चली गई थी। फिर वे बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। ग्रैंड एक्साई ने हमेशा सोचा था कि यह शाखा पहले ही गायब हो चुकी है, लेकिन इस जानवर की खाल के दिखने से अभिषेक को वो इतिहास याद आ गया। अभिषेक ने जानवर की खाल पर लिखे नाम को देखते हुए आश्चर्य और संतुष्टि से कहा, इस एक्साई चरित्र में मेरे एक्साई परिवार की रक्तरेखा ऊर्जा शामिल है। यह निश्चित रूप से मेरे ग्रैंड एक्साई के एक वंशज द्वारा किया गया था। हालांकि अकेले ग्रैंड हा के शाही परिवार का सफाया करने और फिर भी 2 लाइफ स्टार विशेषज्ञों के हमलों के तहत भाग निकलने में सक्षम होना, यह शाखा का विशेषज्ञ वास्तव में भयानक है। राघव हैरान था। वास्तव में भयानक। मुझे आश्चर्य है कि वो व्यक्ति किस तरह का विशेषज्ञ है। एक अकेले व्यक्ति का ग्रैंड हा के शाही परिवार को चुनौती देना और उस व्यक्ति का सौरभ और अन्य के समान उम्र का होना, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से राक्षसी होना चाहिए। अभिषेक ने सिर हिलाया। ये बहुत जल्दी हुआ और किसी के पास इसे रिकॉर्ड करने का समय नहीं था। कुछ विशेषज्ञों की रिपोर्टों के अनुसार वो व्यक्ति एक गठन कल्टिवेटर, फॉर्मेशन कल्टिवेटर था। उसने चुपके से ग्रैंड एक्साई के शाही शहर के भीतर एक भव्य गठन, ग्रैंड फॉर्मेशन स्थापित किया। उसे तुरंत नष्ट कर दिया। लाइफ स्टार विशेषज्ञों को छोड़कर बाकी सभी तुरंत मारे गए। जहां तक ग्रैंड हा के 2 लाइफ स्टार विशेषज्ञों की बात है, उन्होंने उस व्यक्ति पर हमला किया, लेकिन उसने भागने के लिए एक गठन का उपयोग किया। उसने जाने से पहले इस तरह के जानवर की खालों का एक गुच्छा हवा में फेंक दिया। ये उनमें से सिर्फ एक है। राघव नहीं समझा। इसका क्या मतलब है? ये 2 अक्षर उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। क्या ये शक्ति का प्रदर्शन था? नहीं, राघव अचानक समझा। ये दिखाने के लिए था कि उसने उन ग्रैंड हा विशेषज्ञों को क्यों मारा। अभिषेक ने सिर हिलाया। सही। 4 प्राचीन राष्ट्रों के विवादों को 4 राष्ट्रों की शक्ति के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। अन्य लोगों की शक्ति का उपयोग करना वर्जित है। इस काशिफ ने ऐसा इसलिए किया ताकि बाकी दुनिया को एक स्पष्टीकरण दिया जा सके। यह एक्साई परिवार की उस शाखा से बदला है। काशिफ, ऐसा लगता है कि वह भी एक अत्यंत भयानक विशेषज्ञ था। उसने अकेले ग्रैंड हा के शाही परिवार को चुनौती दी थी। क्या गठन कल्टिवेटर वास्तव में इतने भयानक थे? राघव अंदर ही अंदर बड़बड़ाया। लेकिन ग्रैंड एक्साई की इस शाखा ने उनसे बातचीत नहीं की। चूंकि वे चले गए थे, वे वापस नहीं आना चाहते थे। काशिफ ने राघव के दिल में बड़ी लहरें पैदा की। इस दुनिया में बहुत सारे भयानक विशेषज्ञ थे। शायद एक दिन उसे इस काशिफ से लड़ना पड़ेगा।
3 दिन जल्दी से बीत गए। राघव ने वाइन गॉड पैलेस के शिष्यों द्वारा उत्पादित सभी औषधीय शराब को लूट लिया, इससे पहले कि वो उच्च पुरोहित को अलविदा कहे। अनुराधा की आंखों में आंसू थे। राघव ने ग्रैंड एक्साई के विशेषज्ञों को अलविदा कहा। उसने एक परिवहन गठन पर कदम रखा और गायब हो गया। जब राघव फिर से दिखाई दिया तो वो ग्रैंड एक्साई की सीमा पर था। वेस्टर्न पास लिखे हुए विशाल शहर के द्वार टॉवर को देखकर उसने एक गहरी सांस ली। अपने वस्त्रों को ठीक करते हुए वो बाहर निकल पड़ा। वेस्टर्न गेट से राघव की पीठ को ग्रैंड एक्साई के कुछ योद्धा घूर रहे थे। वे श्रद्धा से भरे थे। हालांकि राघव का ग्रैंड एक्साई एंशिएंट नेशन में समय कम रहा था। ग्रैंड एक्साई के लगभग हर कोई उन्हें जानता था। 4 नेशंस एंशिएंट रेमनेंट में उन्होंने तुरंत किरण और शाद को मार दिया था। फिर अकेले ही उन्होंने 5 अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिससे ग्रैंड एक्साई की सेना को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाया। अब जब वह जा रहे थे तो उनके मुंह का स्वाद बिगड़ गया था। यहां तक कि ये गार्ड्स भी जानते थे कि एंशिएंट रेसेस ने बहुत पहले ही एक आकाश को ढकने वाला जाल बिछा दिया था और राघव के जाने का इंतजार कर रहे थे। 1 घंटे की यात्रा के बाद राघव अचानक मुस्कुराए। उन्होंने एक लोहे का बर्तन और एक हथौड़ा निकाला। बर्तन को गों की तरह हथौड़े से बजाना शुरू कर दिया। अपना गला साफ करते हुए उन्होंने गाना शुरू किया। सम्राट ने मुझे पहाड़ों की गश्त पर भेजा, लेकिन उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि सावधान रहना। इन पहाड़ों में छोटे कमीने घोंसला बनाते हैं। एक लोहे का बर्तन रास्ता खोलता है, छोटे कमीने बगल में भागते हैं। राघव गाते हुए बर्तन को बजा रहे थे। ये निश्चित रूप से सुनने में सुखद गीत नहीं था, क्योंकि इसमें कोई लय या ताल नहीं था, लेकिन हर एक शब्द बिल्कुल स्पष्ट था। पहाड़ों में छिपे एंशिएंट रेस के विशेषज्ञों के चेहरे तुरंत काले पड़ गए। राघव मुख्य राष्ट्रीय पथ से गुजर रहे थे। किनारों पर अनगिनत पहाड़ थे और ये अज्ञात था कि कितने एंशिएंट रेस के विशेषज्ञ भीतर छिपे हुए थे। लेकिन राघव के इस गायन ने उनकी साजिश को पहले ही तोड़ दिया था। वो अनिवार्य रूप से उन पर इशारा कर रहे थे और उन्हें कोस रहे थे, जिससे उन्हें लगा कि उनके फेफड़े फट जाएंगे। छोटे बदमाश, बस थोड़ा और इंतजार कर, बस रुको। एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हें यकीनन इस पर पछतावा कराऊंगा। एंशिएंट रेस के विशेषज्ञों में से एक कोस रहा था। हालांकि राघव पहले ही बाहर आ चुके थे, वो अभी भी ग्रैंड एक्साई की सीमा के बहुत करीब थे। वे उनके थोड़ा और आगे निकलने का इंतजार कर रहे थे ताकि हमला कर सके। जब सूरज पश्चिमी पहाड़ों पर डूबता है तो हर परिवार को अपने दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। कमीने का स्टू बाघ की हड्डियों और चील के पंखों के साथ होता है। बर्तन को बजाते हुए राघव के मुंह से शब्द बस बह रहे थे। जितना अधिक वह गाते थे उतना ही चिकना होता जाता था। बारबेक्यू पर हाथी के दांत, गर्म कपड़ों के रूप में बाघ की खाल, पंखा के रूप में चील के पंख, टिप्स के लिए बदलने के लिए बहुत सी सामग्री। वो बदमाश, मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे अभी मार डालूंगा। ईगल रेस के विशेषज्ञों में से एक को दूसरे विशेषज्ञ द्वारा रोका गया था। ईगल, टाइगर और एलिफेंट रेसेस के विशेषज्ञ सभी आग बबूला थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में इतना घिनौना बदमाश कभी नहीं देखा था। यह पूर्ण रूप से सबसे खराब तरह का अपमान था। यह सभी एंशिएंट रेसेस के प्रति तिरस्कार था। वो वास्तव में उन्हें माल, कमोडिटीज के रूप में मान रहे थे। राघव जारी रहे, अपने बर्तन को थपथपाते हुए गा रहे थे। बाघ की खाल को दवा के लेप के रूप में हर कोई प्यार करता है और हाथी के दांत को जल्दी से बड़ी रल में बदला जा सकता है। अचानक 3 एंशिएंट रेस के विशेषज्ञ राघव के सामने दिखाई दिए। हाथी, चील और बाघ दौड़ में से एक था। उन सभी के पास शक्तिशाली सोल ट्रांसफॉर्मेशन की आभा थी। उनकी आंखें लाल थी। उनका हत्या का इरादा लगभग ठोस था। अब वे आखिरकार ग्रैंड एक्साई की सीमा से काफी दूर थे और आखिरकार हमला कर रहे थे। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए उन्होंने परीक्षण के रूप में 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को भेजने का फैसला किया, जबकि अन्य विशेषज्ञ चुपके से देख रहे थे। वे किसी और को चुपके से हमला करने और राघव को बचाने से रोकने के लिए भी वहां थे।
उन तीनों को देखकर राघव ने एक प्रसन्नता का भाव धारण किया। वाह, क्या सौभाग्य है। मैं तुम्हें इतने लंबे समय से बुला रहा था कि मेरा गला दुख रहा है, लेकिन कम से कम मैं आखिरकार अपने ग्राहकों से मिल गया हूं। तुम्हारी आंखें इतनी चमकीली हैं, मैं कह सकता हूं कि तुम जानते हो कि क्या सही है। इस छोटे के पास यहां कुछ उत्कृष्ट चील के पंख, हाथी के दांत और बाघ के पंजे हैं। क्या तुम तीनों दिलचस्पी रखते हो? मर 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ क्रोध से दहाड़े और अपनी हथेलियों को राघव पर दे मारा। उन तीनों के एक ही समय पर हमला करने से स्वर्ग और पृथ्वी गड़गड़ा उठे और अविश्वसनीय दबाव राघव पर टूट पड़ा। कितने असभ्य! क्या तुम मेरा सामान चोरी करने की कोशिश कर रहे हो? राघव ने अचानक हाथों के मुद्राएं बनाई। हवा में एक विशाल औषधीय कड़ाही दिखाई दी और उन तीनों पर गिर गई। उसके रून्स ने शून्य को गूंजने के लिए मजबूर किया। 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को औषधीय कड़ाही ने तुरंत टुकड़ों में उड़ा दिया। हवा में 3 पारदर्शी आकृतियां दिखाई दी। ये उनकी यूएन स्पिरिट्स थी। ये एक एंसेस्ट्रल आइटम है। असंभव। वह एंसेस्ट्रल आइटम का उपयोग कैसे कर सकता है? एंशिएंट रेसेस के विशेषज्ञ सभी हैरान थे। एंसेस्ट्रल आइटम्स सामान्य रूप से ऐसी चीजें थी जिन्हें केवल लाइफ स्टार विशेषज्ञ ही नियंत्रित कर सकते थे। एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ सिर्फ इसकी शक्ति का 30% ही उपयोग कर पाएगा। एंसेस्ट्रल आइटम्स का अपना गर्व था और वे उनसे कमजोर लोगों के सामने झुकेंगे नहीं। लेकिन राघव के हमले ने स्पष्ट रूप से एंसेस्ट्रल आइटम की पूरी शक्ति को बाहर निकाल दिया था। यहां तक कि उनके 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ भी इसे रोकने में असमर्थ थे। वे जो नहीं जानते थे वो ये था कि उनकी समझ इस तथ्य पर आधारित थी कि एंसेस्ट्रल आइटम्स को उनसे कमजोर लोगों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए गुलाम बनाना पड़ता था। यह उनके मालिक के खिलाफ प्रतिक्रिया से बचने के लिए था। इसलिए हालांकि दास चिन्ह, स्लेव मार्क सुरक्षित था, इसने एंसेस्ट्रल आइटम्स की शक्ति को बाधित किया। एंसेस्ट्रल आइटम सिर्फ अपने मालिक की शक्ति के अनुसार ही अपनी शक्ति का उपयोग करेगा। दास चिन्ह के साथ एक फाउंडेशन फोर्जिंग कल्टीवेटर इसकी असली शक्ति का 100वां हिस्सा भी उपयोग नहीं कर पाएगा। वे सभी जानते थे कि राघव के पास एक एंसेस्ट्रल आइटम था, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की थी। वे अनजान थे कि राघव ने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन पर दास चिन्ह नहीं लगाया था। दूसरे शब्दों में, कुछ भी ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को अपनी शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने से नहीं रोक रहा था। हालांकि इसका कोर काले बर्तन से बुरी तरह से घायल हो गया था, फिर भी ये एक हमले में 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को तुरंत मारने में सक्षम था। अंदर आओ! अचानक राघव चिल्लाए और 2 लॉर्ड ड्रैगन ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन के मुंह के चारों ओर घूमने लगे। इसने एक विशाल भंवर बनाया जिसने 3 यून स्पिरिट्स को ढकना शुरू कर दिया। भागो! अफसोस की बात है कि बहुत देर हो चुकी थी। 3 यून स्पिरिट्स को औषधीय कड़ाही में चूस लिया गया। कॉल्ड्रन के ऊपर एक बैंगनी लौ दिखाई दी जिससे वे सील हो गए। राघव ने ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को रख दिया। यून स्पिरिट्स क्लाउड के लिए खजाने थे, इसलिए उन्हें छोड़ देना ही सबसे अच्छा था। ठीक जैसे ही राघव का हाथ ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को छूने वाला था, उन्होंने पाया कि वो अचानक हिल नहीं सकते थे। एक बड़ा हाथ उनके गले तक पहुंच गया। एक लाइफ स्टार विशेषज्ञ आखिरकार हमला कर रहा था। इस तरह के विशेषज्ञ के सामने राघव में विरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई डर नहीं था। इसके बजाय उनके चेहरे पर उपहास का एक हल्का सा भाव था। एक विशाल सेबर का सिरा अंतरिक्ष को फाड़ता हुआ गुजरा और उस व्यक्ति पर वार किया। एस्ट्रल वाइन्स फैल गई और एक तीव्र इच्छा शक्ति ने आसमान को हिला दिया। जिसने राघव पर हमला किया था वह टाइगर रेस का नेता था। इस विशाल सेबर को देखकर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वो ठंडे होकर चिल्लाया, फियर्स यांग बुचर देवदत्त, तुम वास्तव में अब बाहर आने की हिम्मत करते हो। धमाका! विशाल सेबर को टाइगर रेस के विशेषज्ञ ने उड़ा दिया। देवदत्त की आकृति हवा में दिखाई दी। देवदत्त के कंधे पर एक विशाल सेबर रखी थी जो राघव की ब्लड ड्रिंकर से भी मोटी और लंबी थी। अजीब बात यह थी कि ब्लेड 3 फीट चौड़ा था। यह बेहद अजीब था। यह ठीक वैसा ही था जैसे एक विशाल कसाई का चाकू।
लानत है, तुम सच में सही थे। यह उन लोगों में से एक है जिसने उस समय मुझ पर हमला किया था। तुम्हारी वाट लगेगी। जब देवदत्त ने टाइगर रेस के विशेषज्ञ को देखा तो उसकी आंखें लाल हो गई। उसकी सेबर ने उस पर हमला किया। देवदत्त की सेबर के चारों ओर अनगिनत रून्स घूमने लगे। उसकी दबी हुई क्रूर, बेलफुल आभा फूट पड़ी, जिसे बादलों का रंग बदल गया। उस टाइगर रेस के विशेषज्ञ को पीछे धकेल दिया गया। देवदत्त, अगर तुम अभी राघव की मदद करने की हिम्मत करते हो तो ठीक है। मुझे उस समय की दुश्मनी को निपटाने के लिए तुम्हें साथ में मारने में कोई एतराज नहीं है। इस समय एलिफेंट रेस और टाइगर रेस के नेता बाहर आए। स्वर्ग और पृथ्वी जोर से हिल उठे, जैसे दुनिया का अंत हो। रघु, क्या तुम ठीक रहोगे? तुम अभी भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में क्यों हो? इन सभी वर्षों के बाद तुमने बढ़ोतरी क्यों नहीं की? राघव हैरान थे। उस समय देवदत्त पहले से ही सोल ट्रांसफॉर्मेशन दायरे में था। इतने साल गुजर गए थे तो वह अभी भी उसी दायरे में कैसे था? मैं एक अवरोध, बॉटलनेक में फंसा हुआ हूं, तो मुझे कैसे बढ़ोतरी करनी थी? हालांकि मैं इन 3 बूढ़े भूतों को संभाल सकता हूं। तुम्हें जल्दी से निकल जाना चाहिए, वरना तुम कुचले जाओगे, देवदत्त ने कहा। ठीक है, तो मैं पहले चलता हूं। स्टू के रूप में इस्तेमाल मत हो जाना। मैं देखता हूं कि वे तुम्हारी चर्बी को कैसे घूर रहे हैं और लार टपका रहे हैं। राघव के चारों ओर थंडरफोर्स फूट पड़ा और उनकी पीठ पर बिजली के पंख दिखाई दिए। उनके पैरों के जूते भी चमक उठे। एक ही कदम से वो अतुलनीय गति के साथ बिजली के एक बोल्ट में बदल गए। भागने के बारे में सोचना भी मत। 2 आकृतियां दिखाई दी। ये दोनों सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ थे और उन्होंने राघव को रोक दिया। उस कॉल्ड्रन की ऊर्जा पहले ही खत्म हो चुकी है। चलो देखते हैं कि तुम अब कैसे लड़ते हो। उन 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने एक ही समय में राघव पर हमला किया, लेकिन वे स्पष्ट रूप से उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे थे और घातक वार नहीं कर रहे थे। अपने पूर्वज के दांत को गाड़ में डालो। राघव ने अचानक अपना हाथ हिलाया और एक हाथी का दांत उड़कर बाहर आया। इसने उन दोनों को दे मारा। जब उन दोनों ने वह दांत देखा तो उनकी आत्माएं डर के मारे लगभग भाग गई। वे दोनों एलिफेंट रेस से थे और वे स्वाभाविक रूप से इस एंसेस्ट्रल आइटम की शक्ति को जानते थे। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उनका एंसेस्ट्रल आइटम भी राघव द्वारा वश में किया जाएगा। यह वास्तव में राघव को इसका उपयोग करने की इजाजत देने को तैयार था। हालांकि वे दोनों इसे देखते ही भाग गए, फिर भी बहुत देर हो चुकी थी। दांत उनके शरीरों से टकराया, जिससे वे फट गए। उनकी यूएन स्पिरिट्स अभी अभी उनके शरीरों से भागे ही थे कि ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन फिर से दिखाई दिया और उन्हें निगल लिया। एंशिएंट रेस के मूर्खों, तुम्हारा बाप जा रहा है। तुम यहां धीरे धीरे खेल सकते हो। उन 2 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को मारने के बाद उनकी घेराबंदी में एक दरार आ गई थी। राघव भाग गए। उसके पीछे जाओ। एंशिएंट रेस के विशेषज्ञों ने जल्दी से उनका पीछा किया, लेकिन एलिफेंट रेस और टाइगर रेस के विशेषज्ञों को रुकना पड़ा। राघव उनके लिए बहुत तेज थे। केवल ईगल रेस को ही उन्हें पकड़ने की कोई उम्मीद थी। राघव अपनी गति को चरम पर धकेल रहे थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उन्होंने 10 से अधिक सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को जिद्दी तरीके से उनका पीछा करते देखा। वह उन्हें पीछे छोड़ने में असमर्थ थे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि किसकी सहन शक्ति ज्यादा है। राघव ने अपने दांत भींचे और आगे बढ़ना जारी रखा। एक टूटते तारे की तरह क्षितिज के पार गायब हो गए। ईगल रेस के विशेषज्ञों के पंखों पर रून्स चमक उठे और उन्होंने उनका पीछा किया। जब वे सभी गायब हो गए तो अंतरिक्ष थोड़ा सा मुड़ा और अपनी पीठ पर एक चौड़ी तलवार लिए एक बड़ा आदमी दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि उस बदमाश में कुछ हुनर है। उसे ठीक होना चाहिए। मुझे वापस जाकर ये यकीन दिलाना चाहिए कि देवदत्त मारा नहीं जाता है। बड़ा आदमी गायब हो गया। राघव भाग रहा था जब अचानक उसे दूर से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। आसमान और धरती का रंग बदल गया। उसने पीछे मुड़कर देखा कि दूर का संसार काला हो गया था। ऐसा लगा जैसे कोई ब्लैक होल उस जगह को निगल रहा हो।
इतनी दूरी से भी उसने एक भयानक दबाव महसूस किया। दर्दनाक आध्यात्मिक हलचल उसके ऊपर से गुजरी। ये क़यामत की लड़ाई जैसा था। वो कोई आकृति नहीं देख पाया। उसने बस अंतरिक्ष को लगातार टूटते, फिर ठीक होते और फिर से टूटते हुए देखा। कभी कभी वो एक विशाल सेबर इमेज को आसमान और धरती को काटते हुए देख पाया, जैसे दुनिया को दो हिस्सों में काटने की कोशिश कर रही हो। यह देखना चौंकाने वाला था। तो जब लाइफ स्टार विशेषज्ञ पूरी ताकत से लड़ते हैं तो शून्य भी ढह जाता है। राघव हैरान था। लाइफ स्टार विशेषज्ञों की शक्ति उसकी वर्तमान समझ से परे थी। यह सचमुच आसमान और धरती को नष्ट करने में सक्षम शक्ति थी। उस वक्त जब विजेंद्र ने 4 लाइफ स्टार विशेषज्ञों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी तो उसने ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि वे कमजोर थे, बल्कि वे पूरी ताकत से जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो लाइफ स्टार क्षेत्र से नीचे के कोई भी व्यक्ति उनकी शक्ति से नष्ट हो गया होता। चाहे वो विजेंद्र हो या उसके विरोधी, उन सभी को उस चीज के बारे में आशंकाएं थी जिसने ऐसी चीज को रोका था। लेकिन इस बार देवदत्त को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसके नफरत भरे दुश्मन ठीक उसके सामने थे और हजारों सालों से जमा हुआ दुख भड़क उठा। यह सचमुच भयानक था। लगता है मैंने उस मोटे को कम आंका। वाइन गॉड पैलेस में अनगिनत विशेषज्ञ हैं और उनमें से कोई भी आकर अपने विरोधियों को दबाने में उसकी मदद कर सकता है। वह ठीक होगा। मुझे अपनी चिंता ज्यादा करनी चाहिए। राघव ने कड़वाहट से मुस्कुराया, क्योंकि उसने पीछे मुड़कर चील जाति के विशेषज्ञों को देखा जिन्होंने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा था। प्राचीन जातियों ने सचमुच उसे इतनी ऊंची नजर से देखा था कि इतने सारे विशेषज्ञों को भेजा। लेकिन वह जानता था कि चील, बाघ और हाथी जातियों ने पूरी ताकत क्यों लगाई थी। यह सिर्फ उसे पकड़ने के लिए नहीं था, यह शक्ति का प्रदर्शन था। यह प्राचीन जातियों की आदत थी। वे अपनी प्रतिष्ठा और प्रभुत्व दिखाने के लिए दूसरों को पूरी युद्ध शक्ति से दबाने के आदी थे। हालांकि प्राचीन जातियों ने तटस्थ रहने और परेशानी पैदा न करने का दावा किया था, लेकिन यह वास्तव में प्राचीन युग की बात थी। हाल के युग में प्राचीन जातियां और ज्यादा शत्रुतापूर्ण होती जा रही थी। अक्सर प्राचीन जाति के शिष्यों द्वारा अन्य विशेषज्ञों की नफरत मोल लेने की कहानियां सामने आती थी। वे अत्याचारी होते जा रहे थे। वर्तमान में तीनों जाति के नेताओं को देवदत्त ने रोके रखा था। यह कहना मुश्किल था कि उस लड़ाई में कौन जीतेगा, लेकिन उनके 5 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को राघव ने मार डाला था। इस बार प्राचीन जातियों ने अपना चेहरा खो दिया था। राघव ने चाहे जो भी चाल चली हो, वो अभी भी केवल फाउंडेशन फोर्जिंग का नौसिखिया था। उसके लिए अपने से 2 क्षेत्रों से ऊपर के लोगों को मारना उनके लिए एक न मिटने वाला कलंक था। अब चील जाति के 10 से ज्यादा सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ गुस्से में राघव का पीछा कर रहे थे। अगर वो भागने में कामयाब रहा तो प्राचीन जातियां दुनिया के मजाक का पात्र बन जाएंगी। राघव जितनी तेजी से हो सके भाग रहा था। उसके पैर इतनी तेजी से चल रहे थे कि दूर से वे घूमते पहियों की तरह लग रहे थे। बिजली उसके चारों ओर घूम रही थी। वो पहले ही अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुका था, लेकिन चील जाति गति में माहिर थी और उनकी कल्टीवेशन बेसिस भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र में थी। वो 100 मील से ज्यादा दूर नहीं जा पाया और वे भी करीब नहीं आ पाए। कमीने, तुम बच नहीं पाओगे। एक बार जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तो मैं तुम्हारी सारी खाल नोच दूंगा और तुम्हारी हड्डियों को तेल में उबालूंगा, जिससे तुम मौत से भी बदतर जिंदगी जियो। उनमें से एक ने दहाड़ा, बेवकूफो, जानवरों के वंशज भी तुम्हारे पूर्वज को पकड़ने की हिम्मत करते हैं। सपने देखते रहो। राघव ने जवाब दिया। उसके कदम जरा भी नहीं रुके। उन प्राचीन जाति के विशेषज्ञों के बाल गुस्से से खड़े हो गए थे। उन्हें सबसे ज्यादा नफरत तब होती थी जब लोग उन्हें जानवरों के वंशज कहते थे। ये एक अस्वीकार्य उकसावा था। लेकिन 2 घंटे पीछा करने के बाद भी, जितना तेज वे जा सकते थे, जाने के बाद भी वे करीब नहीं आ पाए। राघव भी उन्हें दूर नहीं फेंक पाया। ये एक लंबी दूरी की दौड़ बन रही थी। उसने एक नक्शा निकाला और अपनी स्थिति की जांच की।
इस गति के अनुसार मैं कल हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट पहुंच जाऊंगा। उस वक्त कोई मुझे बचाएगा, लेकिन यह शर्मनाक होगा, है ना? पहली बार जब मैं वहां जाता हूं तो मेरा कुत्ते की तरह शिकार किया जा रहा है और मुझे मदद के लिए भीख मांगनी पड़ती है। राघव परेशान था। ईस्टर्न वेस्टलैंड में चंद्रमोहन उसकी मदद करने आया था। उसने राघव से हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट आने के लिए कहा था कि उसे स्प्लिट द हेवन सीखने के बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है और उसे हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट को अपना ही समझना चाहिए। लेकिन उसके पास जाने का समय नहीं था। अब जब वो आखिरकार जा रहा था तो इसलिए कि वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के एक समूह से भाग रहा था। क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं था? हालांकि अफवाहें थी कि हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट इतना दबंग था कि कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव को ऐसा करना असहज लग रहा था। जैसे ही राघव सोच रहा था कि उसे अपने दुश्मनों को कैसे दूर फेंकना चाहिए, एक तीर उनके बीच के अंतरिक्ष को चीरता हुआ निकला। राघव ने जल्दी से बर्तन से रोका। धमाका! अंतरिक्ष फट गया और राघव ने अपने आंतरिक अंगों को हिलते हुए महसूस किया। उसने खून का एक घूंट उल्टी किया और लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। इस समय उसका पीछा कर रहे 3 सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों ने एक व्यक्ति को आगे धकेलने के लिए एकजुट हो गए थे। उस व्यक्ति ने एक सुनहरा धनुष निकाला था और यह शक्तिशाली हमला किया था। इस हमले को निकालते समय उस व्यक्ति की गति कम न हो, इसके लिए दूसरों ने उसे चलते रहने में मदद की थी। राघव को पहले तीर से चोट लगी ही थी कि दूसरा तीर आया। इस तीर से 100 मील की दूरी एक पल में पार हो गई। राघव केवल एक बार फिर बर्तन उठा सका और नतीजतन उसने खून का एक और घूंट उल्टी किया। हर बार जब उसे हवा में फेंका जाता तो उसे खुद को फिर से समायोजित करना पड़ता। उसकी गति कम हो रही थी। ऐसा ही करते रहो, हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे। उसे जिंदा पकड़ो, उनमें से एक ने चिल्लाया। अपनी सा मां को पकड़ो। राघव अचानक दहाड़ा। हवा में मंत्र गूंजने लगे और उसके हाथ में एक विशाल गोला दिखाई दिया। वो उनकी ओर बढ़ा। राघव आखिरकार पलटवार कर रहा था और जैसे ही उसने किया, उसने इस भयंकर स्टार फॉल को निकाला। अच्छा नहीं, तीर चलाने वाला विशेषज्ञ अपने धनुष को वापस खींचने के बीच में था और नतीजतन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, स्टार फॉल उससे टकरा गया। धमाका! बैंगनी लपटों ने उस अंतरिक्ष को निगल लिया। लेकिन राघव यह देखकर चौंक गया कि यह भयानक स्टार फॉल उन्हें कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाया। राघव भागता रहा। अब उसे एहसास हुआ कि प्राचीन जातियों के सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों की तुलना हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों से नहीं की जा सकती। वे ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिन्हें वो हरा सके। उस वक्त पूर्वी सागर में वो सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को इसलिए मार पाया था क्योंकि हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट के विशेषज्ञों के भौतिक शरीर बहुत कमजोर थे, जबकि एक और कारण ये था कि एक्सपेंशन दाओ सेक्ट के विशेषज्ञ उन्हें उलझाने के लिए उसके साथ काम कर रहे थे। एक और पहलू स्प्लिट द हेवंस था। इसमें बाधाओं और ढालों को तोड़ने का एक स्वाभाविक प्रभाव था, जो हेवन सप्रेसिंग मैजिक सेक्ट की सुरक्षा के लिए अभिशाप था। लेकिन अब चील जाति के सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के पास शक्तिशाली शरीर और भी ज्यादा युद्ध शक्ति थी। राघव उनमें से एक को भी नहीं हरा सकता था। एंसेस्ट्रल आइटम्स का उपयोग करके उन्हें 2 बार मारने के बाद उसने अनिवार्य रूप से इन सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों को कम समझना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो उस भ्रम से जागा। यहां तक कि ग्रैंड एक्साइज सिटी में लड़ा गया ब्लड किल हॉल का सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ भी एक खास मामला था। मेडिटेशन के दौरान राघव द्वारा परेशान किए जाने के कारण वो लगभग पागल हो गया था। उसकी युद्ध शक्ति सामान्य की 10वें हिस्से से भी कम थी, वरना राघव और अनुराधा द्वारा मारे जाने का कोई तरीका नहीं था। लानत है, अब ये सिरदर्द है। मैं उन्हें हरा नहीं सकता और मैं उनसे भाग नहीं सकता। राघव भागता रहा, लेकिन वे सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ अभी भी पीछा कर रहे थे। वे अब थोड़ा काले हो चुके थे। स्टार फॉल सहना इतना आसान नहीं था और इसने उनके बीच की दूरी को काफी बढ़ा दिया था। लेकिन राघव को उनसे दूर फेंकने के लिए यह काफी नहीं था। धमाका! और इसलिए
एक और तीर राघव से टकराया, जिससे वो हवा में उछल गया। धत, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं पकड़े जाने से पहले हेवन स्प्लिटिंग बैटल सेक्ट भी नहीं पहुंच पाऊंगा। काश बर्तन अभी भी सोया हुआ न होता। वो बस खाना जानता है और कोई काम नहीं करता। राघव को लाचारी महसूस हुई। सोल ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञों के बिगड़े हुए चेहरे देखकर उसने देखा कि एक और तीर उसकी ओर उड़ रहा है। राघव ने बर्तन से रोका। बर्तन ठीक था, लेकिन राघव लगातार घायल हो रहा था, और अगर कोई और होता तो इन तीरों के अंदर मौजूद शक्ति ने उन्हें बर्तन के साथ भी सीधे उड़ा दिया होता। राघव, अगर तुम अब आत्मसमर्पण कर देते हो तो तुम्हारे पास जिंदा रहने का मौका होगा, उनमें से एक ने चिल्लाया। वे जानते थे कि राघव ज्यादा देर तक ऐसा नहीं कर पाएगा। उन्हें उसके भौतिक शरीर को नष्ट करने की चिंता नहीं थी। जब तक उसकी आत्मा बची रहेगी तब तक सब ठीक था। फिर वे उसके रहस्यों की छानबीन कर सकते थे। तुम चाहते हो कि मैं आत्मसमर्पण कर दूं? ठीक है, मैं इसे आत्मसमर्पण कर दूंगा। राघव ने अपने दांत भींच लिए और अचानक एक छोटा हाथी दांत फेंक दिया। वो हाथी जाति का एंसेस्ट्रल आइटम था और उसे राघव ने वश में कर लिया था। लेकिन ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन के विपरीत उसकी आइटम स्पिरिट बहुत क्रूर थी और राघव उस पर ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन की तरह भरोसा नहीं कर सकता था। उसने उस पर एक स्लेव मार्क, गुलामी का निशान लगाया था, जो एकमात्र तरीका था जिससे उसने इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत की थी। अब इसमें उसकी मदद करने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने इसे फेंक दिया। वो पल भर में प्राचीन जाति के विशेषज्ञों के सामने आ गया। यह देखकर उन सभी के चेहरे बदल गए। फट जाओ। धमाका। हाथी का दांत फट गया जब तक कि वह फट नहीं गया। राघव ने वास्तव में ऐसे कीमती एंसेस्ट्रल आइटम को उड़ा दिया था क्योंकि उसने उस पर एक स्लेव मार्क लगाया था। आइटम स्पिरिट खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ था। एक एंसेस्ट्रल आइटम जो पता नहीं कितने सालों से अस्तित्व में था, बस ऐसे ही नष्ट हो गया। इसका विस्फोट वास्तव में एक एंसेस्ट्रल आइटम के लायक था। अनगिनत रून्स एक ज्वालामुखी की तरह फट गए, दुनिया को निगल गए। अच्छा नहीं, ब्लेजिंग ड्रैगन कॉल्ड्रन को बुलाने में बहुत देर हो चुकी थी। राघव ने इतने जबरदस्त विस्फोट की उम्मीद नहीं की थी और वो केवल बर्तन के पीछे सिकुड़ सका। एंसेस्ट्रल आइटम के विनाश ने एक भयानक सदमे की लहर, शॉकवेव, पैदा की। राघव का पूरा शरीर जोरों से हिल गया और उसने अपनी हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी। उसकी नजरें धुंधली हो गई और वो बेहोश हो गया।